हेलो एंड नमस्ते। वेलकम टू अन अकेडमी। मैं प्रियंका सिंह, योर लॉ एजुकेटर। नो डाउट अन अकेडमी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल योर एग्जाम प्रिपरेशन। अगर आप क्लैट पीजी या दूसरे एलएलएम एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो अन अकेडमी पे एक फ्रेश बैच अचीवर्स बैच स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 6 जुलाई। आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड PSING10 टू अवेल एक्स्ट्रा ऑफर। कैट पीजी की प्रिपरेशन के लिए आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको क्लैट पीजी से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन, सभी अपडेट, सभी वीडियोस टाइम टू टाइम अवेलेबल होती रहेंगी। क्लैट के एग्जाम में जो केस लॉ या जजमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज हम बॉम्बे हाई कोर्ट के एक रीसेंट जजमेंट को एनालाइज करेंगे। द जजमेंट और द केस इज रिलेटेड टू आवर टॉपिक बिजनेस लॉ। पीवीआर वर्सेस प्रोटियस एलएलपी। इस केस में कोर्ट के जुरिस्डिक्शन और कंपनीज एक्ट के कुछ सेक्शंस के इंटरप्रिटेशन को लेकर डिस्प्यूट रेज हुआ था, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दिया। नाउ लेट्स एनालाइज द केस। तो सबसे पहले हम इसके फैक्ट से स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ दिस केस, पीवीआर वर्सेस प्रोटियस एलएलपी। PVR screened ads at its multiplexes in Mumbai and Pune as per purchase order given by Proteus LLP between December 19 and February 20. PVR और Proteus एक LLP that is the Limited Liability Partnership firm है। इन दोनों के बीच में दिसंबर 2019 से लेकर फरवरी 2020 तक के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था कि जो भी पीवीआर में एड्स है, मल्टीप्लेक्स में जो एड्स है उनमें स्क्रीन किए जाएंगे। Now, as per the terms of the invoices issued by PVR, Proteus had to notify any discrepancy in the bills within 5 days of receipt. अब पीवीआर के मल्टीप्लेक्सेस में जो एलएलपीज के एड चल रहे थे उसके बदले में जो बिल है, जो इनवॉइस है, वो हर मंथ पीवीआर के साइड से सेंड हो रही थी। और कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे टर्म्स मेंशन थे कि अगर प्रोटियस को किसी भी इनवॉइस से कोई परेशानी है या देयर इज सम इश्यूज इन द बिल, तो प्रोटियस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 5 डेज के अंदर रिप्लाई करे और किसी भी बिल में अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई मिसकम्युनिकेशन है तो वो उसे विद इन 5 डेज नोटिफाई करे। अगर 5 डेज के अंदर प्रोटियस किसी तरह की डिस्क्रिपेंसी बिल में नहीं शो करती है तो ऐसा माना जाएगा कि उन्होंने इस बिल में जो भी अमाउंट मेंशन्ड है उस अमाउंट को एक्सेप्ट कर लिया है। तो दीज वेर द टर्म्स एज पर अग्रीड। ये इस टर्म्स को दोनों ही पार्टी ने अग्री किया था। फर्दर, इफ पेमेंट इज नॉट डन इवन आफ्टर 7 डेज, अगर बिल रेज होने के 7 डेज के अंदर पेमेंट प्रोटियस नहीं करता है, then the bill amount was to be doubled with an interest of 20%. तो बिल का जो अमाउंट है एज ए पेनाल्टी, जो बिल की अमाउंट है वो डबल हो जाएगी और साथ ही उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% का लगाया जाएगा फॉर रिकवरी। तो ये हमारा बेसिक कॉन्ट्रैक्ट है जिस पर पीवीआर और प्रोटियस दोनों अग्री हुए थे। उसमें इन्होंने पेमेंट से रिलेटेड, इनवॉइस से रिलेटेड इस टाइप के जो टर्म्स है वो मेंशन किए थे। पीवीआर और प्रोटियस दोनों ही इस पॉइंट पर अग्री थे। Now, Proteus did not point out any discrepancy in the invoices or pay its due, despite repeated follow-ups and reminders according to PVR. अब PVR ये क्लेम कर रहे हैं कि Proteus ने किसी भी बिल पे डिस्क्रिपेंसी शो नहीं करी। जो टाइम पीरियड मेंशन था कि 5 डेज में आपको बताना है, Proteus के साइड से किसी भी बिल के लिए डिस्क्रिपेंसी विद इन द टाइम फ्रेम शो नहीं की गई थी। तो पीवीआर ने ऐसे एक्सेप्ट कर लिया कि जो बिल है वो प्रोटियस के साइड से एक्सेप्टेबल है। फर्दर, प्रोटियस ने किसी ड्यूज को भी पेमेंट नहीं किया, यानी उन्होंने एक भी इनवॉइस, एक भी बिल की पेमेंट नहीं करी इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड फॉलोअप्स एंड रिमाइंडर्स। पीवीआर के साइड से बहुत सारे फॉलोअप रिमाइंडर्स लेटर्स भी गए। द प्रोटियस ने किसी भी बिल की पेमेंट नहीं की और ना ही कोई रिप्लाई दिया। उसके बाद therefore PVR issued a legal notice on 14th August 2020। थक हार के जब पीवीआर को प्रोटियस के साइड से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उन्होंने 14 अगस्त 2020 को पीवीआर के अगेंस्ट एक लीगल नोटिस इशू किया
जिसमें उन्होंने 1,13,80,00,000 रुपीज की डिमांड की विद इंटरेस्ट एट 20%। यानी कि अभी तक की जो बिल की अमाउंट थी उसको डबल कर दिया और 20% इसके पे इंटरेस्ट रेट इम्पोज किया एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में यही टर्म्स मेंशन थे कि अगर विद इन ड्यू डेट पेमेंट नहीं होती है तो जो अमाउंट है उससे डबल अमाउंट क्लेम किया जाएगा और उस पर 20% का इंटरेस्ट लगाया जाएगा। तो इन्हीं सब चीजों को कैलकुलेट करते हुए पीवीआर ने प्रोटियस को एक लीगल नोटिस भेजा फॉर ₹1,13,06,080 rupees. Now Proteus neither responded to the legal notice nor made any payment. प्रोटियस ने लीगल नोटिस रिसीव करने के बाद भी किसी भी टाइप का कोई रिस्पॉन्स नहीं किया और ना ही किसी टाइप की कोई पेमेंट करी। जब मीडिएशन भी फेल हो गया तब पीवीआर फाइल द प्रेजेंट सूट। उसके बाद पीवीआर इस सूट को बॉम्बे कोर्ट में फाइल करते हैं। पीवीआर ऑल्सो इंप्लीडेड टू पार्टनर्स ऑफ प्रोटियस लिमिटेड LLP एज डिफेंडेंट। पीवीआर ने अपने केस में सिर्फ प्रोटियस लिमिटेड कंपनी को ही पार्टनर नहीं बनाया था बल्कि उन्होंने सेपरेट दोनों डिफेंडेंट्स को भी पार्टी 1 पार्टी 2 करके उसमें एज अ डिफेंडेंट एज अ पार्टी ऐड किया था। ना ये हो गया सारी चीजें पीवीआर के साइड से। केस का मैटर और फैक्ट्स क्लियर हो गए। टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग पीवीआर ने सारी चीजें करी, लेकिन प्रोटियस के साइड से जो कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है जिसके जो एड्स हैं वो पीवीआर के मल्टीप्लेक्सेस में शो हो रहे थे जिसके बदले में उन्हें पेमेंट या इनवॉइस करनी थी, लेकिन पीवीआर के साइड से किसी भी टाइप की पेमेंट रिलीज भी नहीं हुई थी, ना ही उन्होंने किसी भी लीगल नोटिस का रेस्पॉन्स दिया। ना इस केस में दो इश्यूज जो है वो अराइज होते हैं। सबसे पहला एक इशू अराइज हुआ रिगार्डिंग इस जुडिसडिक्शन और सेकंड जो इशू है वो है रिगार्डिंग द पार्टनर्स लायबिलिटी। जैसे कि हमने अभी यहाँ देखा कि पीवीआर ने जो केस सूट फाइल करा उसमें उन्होंने दोनों पार्टनर्स को अलग से एज ए डिपेंडेंट ऐड कर रखा था। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन अराइज होती है रिगार्डिंग जुडिसडिक्शन की क्या इस केस की जुडिसडिक्शन बॉम्बे हाई कोर्ट है। सेकेंडली क्या ये जो डिफेंडेंट्स में उन्होंने दोनों पार्टनर्स का नाम दिया है तो क्या पार्टनर्स इंडिविजुअली इस लाइबिलिटी के लिए इस पेमेंट के लिए लायबल हैं, क्या उनकी सेपरेट लाइबिलिटी बनती है अपार्ट फ्रॉम द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी। सो इन दोनों ही इश्यूज को इस केस में सॉल्व किया गया बाय बॉम्बे हाई कोर्ट। तो सबसे पहले अगर हम जुडिसडिक्शन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू क्लॉज 8 ऑफ द इनवॉइस टर्म्स उन लोगों ने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, यहाँ पर क्लॉज 8 बात हो रही है पीवीआर और प्रोटियस ने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उसमें उन्होंने जो टर्म्स मेंशन किए थे उसके उन टर्म्स के क्लॉज 8 में उन्होंने बताया था दैट ऑल डिस्प्यूट्स were subject to Delhi jurisdiction only. The court said इस क्लियर हो गया। इस जो केस है इसमें उन्होंने जुरिस्डिक्शन के लिए पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन कर दिया था कि अगर किसी भी टाइप का डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो दिल्ली जुरिस्डिक्शन में उसे एंटरटेन किया जाएगा। नाउ इस पॉइंट पर कोर्ट ने ये कहा दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिस्प्यूट इज अ प्रीरिक्विजिट फॉर इन्वोकिंग क्लॉज 8। दिस इज द लीगल पॉइंट्स। हम क्या देखते हैं लॉज में केस लॉज में या किसी भी सिचुएशन में एक इन्हीं छोटे छोटे टर्म्स को लेकर के लूप होल्स लोग क्रिएट कर देते हैं और जिसकी वजह से इंटरप्रिटेशन में मिस्टेक हो जाती है और इस तरह के डिस्प्यूट्स जो है वो पार्टनर्स में रेज हो जाते हैं। ना इस स्टेटमेंट को अगर हम पढ़ेंगे तो आपको एक छोटा सा लूप होल दिखेगा। सी क्लॉज 8 में उन्होंने लिखा था दैट ऑल डिस्प्यूट्स वेयर सब्जेक्ट टू दिल्ली जुरिस्डिक्शन ओनली, यानी अगर किसी टाइप का डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो दिल्ली जुरिस्डिक्शन में आएगा। अब कोर्ट इस केस में ये कह रहे हैं कि क्लॉज 8 के अकॉर्डिंग यानी कि अगर केस दिल्ली जुरिस्डिक्शन के अंडर आना है तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, पहली रिक्वायरमेंट है कि डिस्प्यूट रेज होना चाहिए, है ना। अगर हम फर्स्ट इंस्टेंस में इस क्लॉज को पढ़े तो यही इंटरप्रेट करेंगे कि अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होगा दोनों पार्टनर के बीच में, अगर डिस्प्यूट होती है किसी चीज को लेकर दोनों अग्री नहीं होते हैं तो इस तरह से डिस्प्यूट रेज होगा। तो अगर डिस्प्यूट रेज होगा तो वो दिल्ली जुरिस्डिक्शन के मैटर में आएगा, उनके जुरिस्डिक्शन में आएगा। लेकिन यहाँ पर इस केस में क्या हो रहा है, प्रोटियस never raised any dispute regarding the invoices before filing its reply affidavit in the suit. अब कोर्ट ने ये नोट किया कि प्रोटियस के साइड से तो किसी टाइप का डिस्प्यूट आया ही नहीं। जैसे टर्म्स मेंशन थे
कि बिल में अगर कोई आपको दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो कोई डिस्क्रिपेंसी है तो आप उसे बताओ, तो डिस्प्यूट रेज होता ना। यहाँ पर प्रोटियस ने बिल या उससे अमाउंट से रिलेटेड किसी टाइप का डिस्प्यूट तो रेज ही नहीं करा। इट मीन्स यहाँ पर डिस्प्यूट वाला जो टर्म है, जो पॉइंट है, वो यहाँ पर अराइज ही नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रोटियस को बिल अमाउंट से लेकर कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। दस नो डिस्प्यूट एग्जिस्ट, इसलिए कोई डिस्प्यूट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं हो रहा है कि प्रोटियस को अमाउंट को लेकर के प्रॉब्लम हो रही है या पेमेंट की डेट को लेकर के प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो एज पर द टर्म्स वो 5 दिन के अंदर उसे रिप्लाई करना था, बट यहाँ पर प्रोटियस के साइड से तो कोई रिप्लाई नहीं आया, तो ऐसा इम्प्लाइडली अज्यूम कर लिया गया कि प्रोटियस इज अग्रीड विद द अमाउंट ऑफ द इनवॉइस। तो यहाँ पर प्रोटियस के साइड से कोई डिस्प्यूट अराइज नहीं हुआ। अब कोर्ट यहाँ पर ये कहती है कि इसीलिए क्लॉज 8 के इस प्रोविजन को अगर इंपोज करे तो ये बिल्कुल मैलाफाइड इंटेंशन होगा। कोर्ट इस चीज को समझ गई कि ये प्रोटियस की प्री डिटरमाइंड, ये उनकी फिलोसफी थी, पॉलिसी थी, कि इसलिए उन्होंने क्लियरली टर्म्स में मेंशन कर दिए कि डिस्प्यूट रेज होगा तो हम दिल्ली जुरिसडिक्शन में जाएंगे। सेकेंडली, उन्होंने अपने साइड से किसी टाइप का डिस्प्यूट रेज ही नहीं किया, तो अगर डिस्प्यूट ही रेज नहीं कर रहे हैं तो दिल्ली जुरिसडिक्शन में क्यों जाएंगे, किस प्रोविजन के अकॉर्डिंग जाएंगे। सो प्रोटियस आर्ग्यूड, अब इसमें प्रोटियस ने अपने साइड से ये कहा कि पीवीआर का जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है। अब ये तो हमने जुरिसडिक्शन वाले पोर्शन में पढ़ा है ना कि हेड ऑफिस जहां है, पीवीआर की जो हेड ऑफिस है वहां पर केस किया जा सकता है। एंड thus courts in New Delhi have the jurisdiction due to the common law principle debtor must seek out its creditor, which implies that a creditor यहाँ पर कौन है, PVR is a creditor, can file a suit where it is located। अब जुरिसडिक्शन के रिगार्डिंग जो सबसे पहला पॉइंट प्रोटियस ने पॉइंट आउट किया वो ये कि बिजनेस लॉ में, कमर्शियल लॉ में जुरिसडिक्शन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है जिसे कहा जाता है डेटर्स मस्ट सीक आउट इट्स क्रेडिटर, यानी कि क्रेडिटर जो है वो डेटर को कहाँ ढूंढता फिरेगा। इसलिए ये लॉ बनाया गया कि क्रेडिटर जहां पर है, यानी क्रेडिटर का जहां प्लेस है वो वहां पर ही सूट जो है वो फाइल कर सकता है। तो इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग पीवीआर की हेड ऑफिस दिल्ली में है, तो पीवीआर को दिल्ली में ही जो केस है वो फाइल करना चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट में इसकी जुरिसडिक्शन नहीं बनती है, ये आर्ग्यूमेंट दिया प्रोटियस ने। विदाउट हैविंग टू चेज अ डेटर अक्रॉस द कंट्री, क्रेडिटर को डेटर को हर जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्रेडिटर जहां पर है वो वहां पर ही डेटर के अगेंस्ट में जो केस है वो फाइल कर सकता है। तो इसी पॉइंट के बेसिस पर प्रोटियस ने ये कहा कि इस केस की जुरिसडिक्शन जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट बनती है, क्योंकि पीवीआर का जो मेन ऑफिस है, हेड ऑफिस है, वो दिल्ली में। नाउ the court opined that accepting this argument will turn the principle on its head, as PVR has already filed the suit as per the principle of forum convenience। अब कोर्ट ये कह रही है कि ठीक है, आपने जो क्लॉज फ्रेज बताया है दैट इज करेक्ट कि क्रेडिटर्स जो है वो डेटर्स जहां रह रहे हैं वहां जाकर उन्हें केस फाइल सूट करने की जरूरत नहीं है, क्रेडिटर जहां पर है वो वहां पर ही केस फाइल कर सकता है, करेक्ट। लेकिन यहाँ पर पीवीआर ने एक दूसरे प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में जो केस है वो रजिस्टर कराया है, और वो दूसरा प्रिंसिपल है फोरम कन्वीनियंस। अब जुरिसडिक्शन से रिलेटेड हम चीजें पढ़ रहे हैं तो पहले कुछ बेसिक चीजें जुरिसडिक्शन के बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा है देयर आर 10 टाइप्स ऑफ जुरिसडिक्शन, है ना। पेक्यूलियरी जुरिसडिक्शन, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन, एक्सक्लूजन जुरिसडिक्शन, कॉन्करेंट जुरिसडिक्शन, अपीलेंट जुरिसडिक्शन, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन एंड स्पेशल जुरिसडिक्शन। तो हर की अलग अलग कैटेगरी है, कोई अमाउंट से रिलेटेड है, कोई मैटर से रिलेटेड है, कोई अगर अपील कर रहा है तो उसके लिए क्या जुरिसडिक्शन होगी। इस तरह से हर केस की हर पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट्स इश्यूज के अकॉर्डिंग जुरिसडिक्शन जो है वो डिवाइड की गई है। लीगल जुरिसडिक्शन होता है और एक्सटेंडिंग जुरिसडिक्शन भी है। तो ये हो गया हमारे 10 टाइप ऑफ जुरिसडिक्शन। तो कोई भी पर्सन अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग किसी भी एक जुरिसडिक्शन में जा सकता है। जो हमने इतनी कैटेगरीज पढ़ी है, तो ये जो पर्सन है, जो विक्टिम है, वो किसी भी जुरिसडिक्शन के अकॉर्डिंग अपने केस को फाइल कर सकता है अगर वो उस जुरिसडिक्शन की उस कैटेगरी में फिट आता है तो ये जो फोरम कन्वीनियंस का रूल
जो पीवीआर ने अपने केस में अप्लाई किया रिगार्डिंग जुरिस्डिक्शन, वो ये कहता है दैट विच इज हैविंग द जुरिस्डिक्शन कन्वीनियंट टू ऑल टू डिसाइड द केस। अब फोरम ये है, फोरम कन्वीनियंस ये कहता है कि जो पार्टी है वो किसी ऐसे जुरिस्डिक्शन को चूज कर सकती है जो कन्वीनियंट है दोनों ही पार्टीज के लिए। अब ये जो एलएलपी है वो भी बॉम्बे में है, ठीक है, और पीवीआर का जो ऑफिस है जहां पर एड डिस्प्ले हो रहे थे वो भी बॉम्बे में है, और जो केस फाइल हो रहा है वो भी बॉम्बे में हो रहा है। तो ये सेम जुरिस्डिक्शन जो है वो दोनों के कन्वीनियंस के में अंदर आता है, क्योंकि दोनों एक जगह पर ही रह रहे हैं। तो व्हाई देयर इज नो नीड टू गो टू दिल्ली जस्ट बिकॉज पीवीआर का जो ऑफिस है वो दिल्ली में है, इसकी वजह से पीवीआर दिल्ली में जाकर के केस रूल फाइल करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। पीवीआर जो जुरिस्डिक्शन मेंशन है, तो पीवीआर अपने फोरम कन्वीनियंस वाले इस प्रिंसिपल को यूज कर सकता है। ये प्रिंसिपल कहता है कि जो विक्टिम है वो किसी भी जुरिस्डिक्शन को चूज कर सकता है एज पर बोथ ऑफ द पार्टीज कन्वीनियंस। तो यहाँ पर अगर इन जनरल देखा जाए तो जब दोनों ही पार्टीज बॉम्बे में डिसाइड करती है तो दोनों का कन्वीनियंट जुरिस्डिक्शन क्या हो सकता है, ऑब्वियसली बॉम्बे जुरिस्डिक्शन हो सकता है। तो पीवीआर ने इसी फोरम कन्वीनियंस वाले प्रिंसिपल को यूज करते हुए जो केस है वो दिल्ली में नहीं फाइल करके बॉम्बे में फाइल किया। ये जो फोरम कन्वीनियंस वाला जो मैटर है, इट वाज फर्स्टली एक्सप्लेन्ड बाय दिल्ली हाई कोर्ट इन द केस ऑफ इंडिया टीवी इंडिपेंडेंट न्यूज सर्विस लिमिटेड वर्सेस इंडिया ब्रॉडकास्ट लाइव एलएलसी एंड अदर्स। अब अगर हम क्वेश्चंस की बात करें कि सपोज सेम यही पैसेज आपके एग्जाम में आ जाता है, तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ये फोरम कन्वीनियंस वाला जो प्रिंसिपल है रिगार्डिंग जुरिस्डिक्शन, ये कौन से केस लॉ में इवॉल्व हुआ था, सेकेंडली कौन से कोर्ट में इवॉल्व हुआ था। या फिर सिंपली अगर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि फोरम कन्वीनियंस ये कौन से एरिया से कनेक्ट करता है ये फ्रेज, तो ये फ्रेज जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड मैटर्स को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि भले हो सकता है कि सिमिलर केस या सिमिलर चीजें आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाए, लेकिन ये जो नॉलेज आप गेन कर रहे हो इन सब चीजों से, यही नॉलेज आपको एग्जाम्स में जरूर हेल्प करवा सकती है। इन जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने बैठोगे तो मे भी ऐसी सिचुएशंस, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, भले हो सकता है दूसरा जजमेंट या दूसरा केस तो आपको दे दिया हो जिसमें फोरम कन्वीनियंस से रिलेटेड मैटर हो। तो अगर आपको ये चीजें पता है कि फोरम कन्वीनियंस क्या होता है, ये सबसे पहले कौन से केस में इवॉल्व किया था, कौन से कोर्ट ने इस प्रिंसिपल को अप्लाई किया था, तो ये सब चीजें अगर आपको पता है तो सेम नॉलेज आप दूसरी जगह पर भी यूज कर सकते हो, है ना। इसलिए केस लॉज को डिटेल में एनालाइज करना जरूरी है, क्योंकि क्लैट पीजी के एग्जाम का पैटर्न ही है ये फुल्ली जजमेंट बेस्ड, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछे जाते हैं। सो फोकस ऑन द इंटरनल पार्ट्स, डिटेल्स पर ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। नाउ आगे बढ़े। फर्दर द वर्क अगेंस्ट which the invoices were issued was done within Maharashtra, that is Bombay High Court jurisdiction। और जो काम है, यानी कि एक तो कोर्ट ने ये कहा कि फोरम कन्वीनियंस का प्रिंसिपल अप्लाई किया गया है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग भी बॉम्बे हाईकोर्ट बनती है, और जो इनवॉइस है वो भी बॉम्बे में रेज हुआ है। तो जुरिस्डिक्शन में हमने पढ़ा है कि जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है वहां पर सूट फाइल कर सकते हैं, जुरिस्डिक्शन वहां की बनती है। तो इस मैटर में इनवॉइस महाराष्ट्र में रेज हुआ है, सो तो उस अकॉर्डिंग में जो जुरिस्डिक्शन है वो बॉम्बे हाईकोर्ट की जुरिस्डिक्शन बनती है। तो जो क्लॉज 8 में प्रिंसिपल उन्होंने मेंशन किया था दिल्ली कोर्ट वाला, उस प्रिंसिपल को हाईकोर्ट ने ये सब आर्ग्यूमेंट्स देकर के डिनाई कर दिया कि जुरिस्डिक्शन बॉम्बे हाईकोर्ट की भी बनती है। तो जो आपने क्लॉज 8 में स्पेसिफिकली मेंशन किया है दिल्ली कोर्ट वाला मैटर, दैट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि अभी तो डिजिटल पेमेंट का टाइम है, अभी कैश पेमेंट तो होती नहीं, अभी तो लोग फोन के थ्रू इन सब चीजों से पेमेंट करते हैं। तो पेमेंट के लिए आपको जाके दिल्ली जाकर पेमेंट करने की और वहां पर केस फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू कहीं भी पेमेंट कर सकते हो। सो पेमेंट के लिए दिल्ली जुरिस्डिक्शन का जो अपॉइंटमेंट, जो कंसिडरेशन है, उस चीज को कोर्ट ने कंप्लीटली डिनाई कर दिया। द इनवॉइसेस वेयर रेज्ड इन द नेम ऑफ, सेकेंड पॉइंट पर आते हैं हम, जो सेकेंड इशू था हमारा, ठीक है, कि जो डिफेंडेंट में सी द इनवॉइसेस जो रेज हुए थे वो प्रोटियस लिमिटेड कंपनी है ना, प्रोटियस लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, उस कंपनी के नाम पर रेज हुए थे। तो इनवॉइस में तो पार्टनर्स का सेपरेट नाम नहीं था। So thus, Section 27 Clause 3 of the Limited Liability Partnership Act
ऑब्लिगेशंस ऑफ पेमेंट इज सोलली ऑफ द प्रोटियस एलएलपी। तो इस मैटर में इनवॉइस से जो डिफेंडेंट्स में उन्होंने दोनों पार्टनर्स का भी सेपरेट नाम दिया था, तो इस मैटर में कोर्ट ने सेक्शन 27(3) के प्रिंसिपल्स को इन्वोक करते हुए बताया कि पेमेंट के लिए जो एलएलपी है वो इंडिपेंडेंट लायबिलिटी है, इसमें जो पार्टनर्स है उनकी सेपरेट लायबिलिटी नहीं बनती है। तो इसके लिए सबसे पहले अब हम सेक्शन 23 के प्रिंसिपल्स को समझते हैं कि सेक्शन 27 जो है ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट वो क्या कहता है। So as per section 27 में बताया गया है the extent of liability of limited liability partnership। 27 में limited liability partnership की क्या liability होती है उसे बताया गया है। तो उसमें clause 1 कहता है that a limited liability partnership is not bound by anything done by a partner in dealing with the person। limited liability partnership किसी भी individual partner को बाउंड नहीं करता है अगर द एक्ट इन फैक्ट हैज नो अथॉरिटी टू एक्ट फॉर द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इन डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट। बाउंड नहीं करता है कब? जब वो पार्टनर के पास कोई अथॉरिटी नहीं है किसी टाइप के एक्टिविटीज को, किसी पर्टिकुलर एक्ट को परफॉर्म करने के लिए। द पर्सन नोज दैट he has no authority or does not know or believe him to be a partner of the limited liability partnership। और अगर उसे पता नहीं है और वो मिसअंडरस्टूड कर रहा है that he has the authority as per the limited liability partnership terms, तो ऐसे केसेस में जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है वो अपने सेपरेट पार्टनर्स की एक्टिविटीज के लिए, रॉन्गफुल एक्ट्स के लिए बाउंड नहीं होता है। इन सिचुएशंस में जो पार्टनर इंडिविजुअल है अगर वो मिसअंडरस्टूड कर रहा है कि वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का पार्टनर है और उस अथॉरिटी की बेसिस पर वो कोई काम कर रहा है, तो उसके लिए वो पार्टनर इंडिविजुअल लायबल होगा, कंपनी उसके लिए लायबल नहीं होगी। क्लियर? नाउ क्लॉज 2 ये कहता है दैट द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज लायबल if a partner of a limited liability partnership is liable to any person as a result of wrongful act or omission on his part and in the course of the business of the limited liability partnership or with his authority। यानी अगर कोई पर्सन कंपनी के नाम पर खुद किसी रॉन्गफुल एक्ट के थ्रू कंपनी को लॉस पहुंचा रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, तब वो इंडिविजुअल जो है वो कंपनी के बिहाफ में सेपरेटली लायबल होगा। An obligation of the limited liability partnership, whether arising in contract or otherwise, shall be solely the obligation of the limited liability partnership। अगर पार्टनर्स की ऑब्लिगेशन सेपरेटली अलग से कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन है, तभी जो दो अदर पार्टनर्स हैं कंपनीज के वो सेपरेटली ऑब्लिगेट होंगे फॉर द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो इसी प्रिंसिपल को इवोक किया गया इसमें कि इसमें कोई सेपरेट ऑब्लिगेशन नहीं मेंशन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट पे, यानी कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली नहीं मेंशन किया गया है कि अगर कंपनी पेमेंट नहीं करती है तो इसके लिए जो पार्टनर्स हैं वो लायबल होंगे। तो ये पॉइंट क्लॉज, ये जो क्लॉज है वो कॉन्ट्रैक्ट में मिसिंग था, इस वजह से कोर्ट ने इसी प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए कहा कि जो कंपनी है, जो प्रोटियस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी है, वो सोली लायबल है पीवीआर के पेमेंट्स के लिए। डिफेंडेंट्स जो पार्टनर्स हैं वो सेपरेटली लायबल नहीं है टू पे पीवीआर। ठीक है ना? फिर भी हम क्लॉज 4 को आगे एक बार पढ़ लेते हैं इसके एक सेंस को समझने के लिए। द लायबिलिटी ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शैल बी मेट आउट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब पेमेंट कैसे होगी? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की अगर कोई लायबिलिटी बनती है तो वो पेमेंट होगी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के नाम पे जो भी प्रॉपर्टी है उसे सेल करके उसके वैल्यूज के अकॉर्डिंग, यानी उसके अकॉर्डिंग पेमेंट होगी। इसके लिए पार्टनर्स को इंडिविजुअली अपनी प्रॉपर्टी या अपनी अलग से डेब्ट्स को पेमेंट नहीं करना है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी की अगर कोई लायबिलिटी बनती है तो कंपनी की लायबिलिटी की पेमेंट कंपनी के प्रॉपर्टी से होगी। Here the court rejected PVR's contention that as per 27(2) of the LLP Act, buyers and bill यानी कि जो पार्टनर्स हैं उस LLP के they are liable। See 27(2) क्या कह रहा है? 27(2) कह रहा है कि अगर वो रॉन्गफुल एक्ट करेंगे और रॉन्गफुल ओमिशन करेंगे, तो यहाँ पर रॉन्गफुल एक्ट, रॉन्गफुल ओमिशन नहीं, यहाँ पे जस्ट ओमिशन है, क्योंकि कंपनी ने किसी तरह का फ्रॉड वैसे नहीं किया लेकिन उन्हें पेमेंट नहीं करी, तो यहाँ पे उन्होंने जो अपनी ड्यूटी थी पेमेंट करी थी उसे ओमिट कर दिया। रॉन्गफुल या मैलाफाइड इंटेंशन यहाँ पर
पीवीआर प्रूफ नहीं कर पाए, तो इसलिए सेकंड वाले क्लॉज को अप्लाई नहीं किया गया और कोर्ट ने ये कहा कि 27(3) को अप्लाई किया और ये कहा कि जो पार्टनर्स है वो इंडिविजुअली लायबल नहीं होंगे। सी, buyers and they are liable for their individual acts and omissions as they were held at the helm of the affairs of the company. The court ने ये कहा that the payment of invoices जो है वो just एक claim है, damages है, ठीक है, on the basis of wrongful act or omission of the buyers and यानी जो partners हैं ये उनके साइड से किया गया omission है जो उन्होंने claim या फिर damages जो है उनमें पेमेंट नहीं किए। तो यहाँ पे दो चीजें क्लियर होकर आती है। रिगार्डिंग ज्यूरिसडिक्शन अगर डिस्प्यूट होता है तो किस टाइप के प्रिंसिपल को कोर्ट अप्लाई करता है, इट डिपेंड्स ऑल ऑन सिचुएशन। तो यहाँ पर इस केस में फोरम कन्वीनियंस वाले प्रिंसिपल को अप्लाई किया गया था, इसलिए ज्यूरिसडिक्शन को सही माना गया। सेकेंडली, सेक्शन 27 के प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया गया, उसके बाद ये डिसाइड किया कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में पार्टनर्स की कितनी लायबिलिटी होती है और कितनी नहीं होती। So this was the basic analysis of the case law. I hope इस केस लॉ से आपको बहुत सी चीजें, बहुत सी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और जो न्यू आइडियाज है, न्यू कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग द कंपनीज एक्ट, वो भी आपको न्यू चीजें आपके नॉलेज में एड ऑन हुई होगी। तो इसी तरह से आप अपने नॉलेज को और गेन करना चाहते हो और क्लैट पीजी के प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो आप 6 जुलाई के एक फ्रेश बैच, अचीवर्स बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको बेस्ट एजुकेटर्स मिलते हैं जो आपको डेली लाइव क्लास देते हैं, लाइव टेस्ट होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस है जिसमें आपको पीडीएफ लेक्चर्स भी अवेलेबल होते हैं। तो आप इन अचीवर्स बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आप यूज कर सकते हैं दिस कोड PSTING10 टू यूज एक्स्ट्रा डिस्काउंट। फर्दर आप जो स्पेशल क्लासेस है, स्पेशल फ्री लाइव क्लासेस को भी एक्सेस कर सकते हैं। ये लाइव क्लासेस, स्पेशल क्लासेस बिल्कुल फ्री है और लाइव क्लासेस होती है, इनको अटेंड करके भी आप एनालाइज कर सकते हो कि किस तरह की आपकी बेसिक जो प्रिपरेशन है क्लैट पीजी के लिए वो हो सकती है। स्पेशल क्लासेस, मैं प्रियंका सिंह आपको इस कोर्स में बिजनेस लॉ पढ़ा रही हूँ और मेरी स्पेशल क्लासेस वीक में 3 डेज होती है, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे एट 9:30 AM। ये मॉर्निंग की क्लास है, स्पेशल लाइव क्लास। आप इस क्लास को भी ज्वाइन करके अपनी क्लैट पीजी के प्रिपरेशन में बहुत हेल्प पा सकते हो। साथ ही आपको आइडिया लग जाएगा कि जो हमारा मेन अचीवर्स बैच है, जो प्लस कोर्स है, जो पेड बैच है, उसमें किस तरह की आपकी प्रिपरेशन हो सकती है। So do join and enroll for the course. Thank you so much. Best of luck.